Now the question is from 13th chapter. If a population growing exponentially doubles in size in 3 years, अब एक population जो grow कर रही है वो क्या हो जाए, exponentially double हो जाए कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो टाइम क्या है दिया हुआ है अपन को, 3 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है और कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रो कर रही है। अब कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी यानी कैसा कर्व फॉर्म होगा, जी शेप्ड कर्व फॉर्म होगा। व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आर ऑफ द पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब पॉपुलेशन के लिए दिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है, कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा, जी शेप्ड कर्व बनेगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो है एन टी इज इक्वल टू एन ज़ीरो इज एक्सपोनेंट आर टी। एन टी क्या है, जो गिवन टाइम है उस टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है वो, एन ज़ीरो जो प्रीवियस पॉपुलेशन है वो, आर है रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, एंड टी है टाइम। अपन कहें इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी इज एक्स, अभी क्या है उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है एक्स। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद देखिए टाइम दिया हुआ है अपन को 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी डबल, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और कह रहे हैं डबल हो रही है। डबल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। सो वी नो दैट ये है क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन जो एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एन टी क्या है, टाइम टी पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो, यानी 3 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी वो, जिसको लिया है 2x। एन ज़ीरो क्या है, प्रीवियस पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको लिया है x। ई एंड आर तो अपन को कैलकुलेट करना है, टी है 3। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 2 इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंट 3r। अब क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग हो जाएगा लॉग 2 का लॉग ले लिया, एंड ई एक्सपोनेंट 3r इसका लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। ये जो पावर है 3r ये तो आ गई मल्टीप्लाई में, और लॉग होगा किसका, सिर्फ ई का, तो ये लॉग ई। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 3 log ई। ठीक है, ये 3 एंड log ई कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू करनी होगी, लॉग्स की वैल्यू, log 1 2 3 4 2 10, ये वैल्यूज़ लर्न करनी होंगी। इसको सेंड कर देंगे वैल्यूज़ को। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 4 डिजिट कर सकते हो, 4 डिजिट कर लेना। ये वैल्यू पुट कर देंगे, 3 भी ठीक है, 4 करो तो और अच्छा। वैल्यू कर दी log 2 की, 3 है, log e की वैल्यू भी है फिक्स 0.434, इसको लिख दिया। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट हट जाएगा, तो आता ही इतना मैथ्स। तो ये डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड के बाद क्या आएगा, डिवीजन के बाद ये आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.2311। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकती हो, किसी भी कर सकते हो किसी भी वैल्यू के लिए, बस लॉग्स की वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक क्वेश्चन है, वही है। Now question 16 from chapter 10th. How does the application of fungal genus Glomus to the agricultural farm increase the farm output? अब ग्लोमस जो है जीनस, फंजाई का जीनस है एक ग्लोमस, इसकी एप्लीकेशन यानी इसका यूज़ कैसे इंक्रीज़ कर देता है
फार्म आउटपुट, अगर अपन इसको यूज़ में लें एग्रीकल्चरल फार्म में, फील्ड में यूज़ में लाएं अपन ग्लोमस को, तो उससे फार्म आउटपुट कैसे बढ़ जाएगा, यानी फार्म का जो यील्ड है यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ जाएगा, इसको बताना है। तो कैसे बढ़ जाएगा, ग्लोमस जो फंजाई है ये क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है रूट्स की, प्लांट्स, वेरियस प्लांट्स की रूट्स के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहेंगे फिर, फंजाई एंड प्लांट रूट की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कहेंगे माइकोराइजा। तो ग्लोमस और जो क्रॉप है उसकी रूट दोनों फॉर्म कर लेंगे माइकोराइजा। अब ग्लोमस क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, कैपेसिटी होती है फंजाई में वाटर एंड न्यूट्रिएंट को इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेगा और किसको दे देगा, ये उस क्रॉप प्लांट को दे देगा। अब मेनली क्या अब्जॉर्ब करेगा, ये फॉस्फोरस, जिसको वो दे देगा जो क्रॉप प्लांट है उसको, जिससे क्रॉप प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको तो अच्छी ग्रोथ होगी। साथ में प्लांट जो शुगर प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो किसको दे देगा, ग्लोमस को दे देगा, जिससे वो भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो अपन का क्वेश्चन है फार्म आउटपुट कैसे इंक्रीज होगा, तो क्यों कैसे इंक्रीज होगा, ग्लोमस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा क्रॉप प्लांट की रूट्स के साथ, जिसको कहेंगे माइकोराइजा, और माइकोराइजा अब्जॉर्ब कर लेगा जो ग्लोमस है उसका पार्ट, वो अब्जॉर्ब कर लेगा फॉस्फोरस को और उसको दे देगा प्लांट पार्ट को, तो प्लांट पार्ट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। The application of glomus to agricultural field increases the farm output by increasing the nutrient availability to crops. क्या कर देगा वो जो ग्लोमस है वो प्लांट जो क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी उसको जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो रहे थे पहले उसको इंक्रीज़ कर देगा, यानी पहले फॉस्फोरस जो अवेलेबल हो रहा था वो उसको कम अवेलेबल हो रहा था क्योंकि वो उतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, सॉइल में तो था पर वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, उसको अवेलेबल नहीं था वो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कैसे, ग्लोमस जो है वो उस न्यूट्रिएंट को, फॉस्फोरस को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसको इजीली प्लांट को अवेलेबल करवा देगा, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ग्लोमस डेवलप्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स है उसकी रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है ग्लोमस, जिसको कहेंगे एसोसिएशन को माइकोराइजा। अब्जॉर्ब कर लेगा ये फॉस्फोरस को सॉइल से और उसको पास कर देगा क्रॉप प्लांट को, ऐसे ही यूज़फुल होगा फार्म के लिए और फार्म आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट, गिव टू एग्जाम्पल्स। अब जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को ग्रो करवाते हैं अपने फार्म्स में जो किसी पर्टिकुलर पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, यानी उस वो जो पेस्ट है उस फिर स्पेशल वेराइटी को हार्म नहीं पहुंचा पाता। स्टेट द डिफरेंस इन देयर अप्रोच फ्रॉम दैट ऑफ कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। अब ये ऑर्गेनिक फार्मर्स जो जिस तरह पेस्ट कंट्रोल करते हैं वो जो अप्रोच है वो कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड से। तो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल जो मेथड्स थे उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता था, जो केमिकल्स होते थे वो पॉल्यूशन कॉज करते थे और वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सारे ही ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते थे। और अब ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या कर रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को फॉर्म कर रहे हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्लस वो सिर्फ अपने टारगेट पेस्ट को ही कंट्रोल कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स को कैसे भी हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, द ऑर्गेनिक फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट बाय द यूज़ ऑफ पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़। क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं क्रॉप की, यानी ऐसी वेराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स की जो इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट होती हैं, यानी उन पे इंसेक्ट जो पेस्ट हैं वो हार्म नहीं पहुंचा पाते, अफेक्ट नहीं कर पाते। एग्जांपल्स इसके दो देने थे, कौन कौन से हो जाएंगे, द पूसा गौरव वेराइटी ऑफ ब्रेसिका, क्या उगाएंगे वो, सिंपल ब्रेसिका को नहीं उगाएंगे, क्या ग्रो करवाएंगे वो स्पेशल वेराइटी ब्रेसिका की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप की गई है, कौन सी है वो, द पूसा गौरव, इसको ग्रो करवाएंगे अपनी फील्ड्स में जो रेजिस्टेंट होती है एफिड्स के लिए।
अब जो ब्रेसिक काव है उसको एफिड जो इंसेक्ट है ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं, जिससे क्रॉप यील्ड कम होती है। तो एक तो क्या करें अपन इसको केमिकल के थ्रू एफिड को चाहे किल करना, डिस्ट्रॉय करना, तो वो एफिड को भी कर देगा और अदर जो इंसेक्ट्स होंगे यूज़फुल उनको भी कर देगा, कुछ पॉलिनेटर्स होंगे उनको भी कर देगा डिस्ट्रॉय, तो ये फिर हार्मफुल होगा। इसलिए वो ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो करवाते हैं, किसको ग्रो करवाएंगे, पूसा ग्रो वेराइटी को ग्रो करवाएंगे जो एफिड्स के लिए क्या होगी, रेजिस्टेंट होगी, यानी एफिड्स उसको हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, बाकी पॉलिनेटर्स तो पॉलिनेशन में हेल्प कर ही देंगे। प्लस सेकेंड एग्जाम्पल, पूसा सावनी वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर। अब इंसेक्ट्स होते हैं शूट एंड फ्रूट बोरर्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो किसमें छेद कर दें, शूट में या फ्रूट में, वो जो होल करके अंदर चले जाए, और ऐसे इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो उनके लिए रेजिस्टेंट होती है ये वाली वैरायटी। किसकी वैरायटी है ये, ओकरा की, लेडी फिंगर्स जो होती हैं वो। तो ये वैराइटीज़ को ग्रो करवा देंगे स्पेशल, जिससे पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। The use of resistant varieties is safer to control the pest as it does not involve chemical pesticides. अब जो ये वाली रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को ग्रो करवाना क्यों सेफर है, क्योंकि इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है कोई भी। Thus it is environmental friendly method। कैसा है ये, environmental friendly method है, कोई भी पोल्यूशन इससे नहीं हो रहा, सॉइल पोल्यूशन नहीं हो रहा, वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा, एनिमल्स की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग नहीं है ये, तो सब तरह से ये सेफर है।